क्लास है। My dear beloved students, today we will discuss online test held on 5th September from question 1 to question 15. Question number 1 related to gravitation. आपके पास क्वेश्चन है G डैश इज इक्वल टू कितना ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जो होता है वो G डैश इज इक्वल टू G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। वेटलेस हो जाए, वेटलेस हो गया तो G डैश क्या हो जाएगा 0 G माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर 60 डिग्री और Z इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1/4, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4G/R और ओमेगा इक्वल टू √4G/R और 2π/कैपिटल T इक्वल टू 2√G/R। 2 कैंसिल और T इक्वल टू आ गया, T इक्वल टू आ गया कितना π√R/G, ठीक है। T का मान जो आ गया वो आ गया π√R/G, ठीक है। ये टाइम पीरियड का मान हुआ, पहला का चॉइस ए है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। Second related to also gravitation, question number 2 related to also gravitation। यहां पर एक रॉड है, एक थिन रॉड है आपके सामने और थिन रॉड का मास जो है यहां पर जो है स्मॉल एम कैपिटल एम है, कैपिटल एम है, इसमें लेंथ जो है स्मॉल एल है। यहां पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे dx स्मॉल एलिमेंट लेंगे और यहां से आपको स्मॉल m डिस्टेंस पर एक मतलब a स्मॉल a डिस्टेंस पर m एक मास रखा गया है जहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। स्मॉल एलिमेंट के लिए यहां से लेकर यहां तक का जो वैल्यू है वो हमने क्या ले लिया, x ले लिया। df इक्वल टू कितना हो गया, df इक्वल टू g स्मॉल m इंटू dm अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू जी स्मॉल एम, डीएम का मान कितना हो जाएगा, डीएम का मान होगा m/l इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और f का वैल्यू जो होगा f इक्वल टू इंटीग्रेट df और इंटीग्रेट g कैपिटल M स्मॉल m इंटू dx अपॉन l इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पर जो है x इक्वल टू लोअर लिमिट a होगा, अपर लिमिट x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा l प्लस a, अपर लिमिट l प्लस a होगा और लोअर लिमिट a होगा। और यहां पर फोर्स का मान जो आपके सामने आएगा वो आएगा g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन a इंटू a प्लस l, ठीक है। ये चॉइस जो है b है, ठीक है, आप देख लिए। यहां पर आपको एक रॉड दिया था जिसका मास कैपिटल M स्मॉल l लेंथ है और P पॉइंट पर रॉड से वन एंड से a डिस्टेंस पर स्मॉल m रखा गया था और उसके कारण फोर्स निकालना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। रिलेटेड टू इलास्टिसिटी एनर्जी निकालना है और एनर्जी निकालना है तो एनर्जी का फॉर्मूला आप ये भी ले सकते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है। 1/2 स्ट्रेस दिया है, यहां पर 5 किलोग्राम दिया है और जी का मान 10 दिया गया है तो कितना होता है स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया 50 अपॉन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 के पावर -4 हो गया। और स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन यहां पर जो होगा स्ट्रेस अपॉन वाई, तो स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस जो है 50 अपॉन 10 का पावर -4 अपॉन वाई, वाई का मान कितना है 10 के पावर 11 दिया गया है 1 इंटू 10 के पावर 11
और यहां पर वॉल्यूम कैसे निकलेगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है 10 के पावर -4 और इंटू लेंथ कितना है 0.2। एनर्जी का मान जो होगा वो होगा 2.5 इंटू 10 के पावर -5 जूल। ठीक है, वैल्यू आ गया 2.5 इंटू 10 के पावर -5 जूल। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड टू सरफेस टेंशन। आप जानते हो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 RH इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट, RH इक्वल टू कांस्टेंट और H प्रोपोर्शनल कितना 1/r और H प्रोपोर्शनल 1/r। यहां पर जो है क्वेश्चन 4 का आंसर जो होगा, जो ग्राफ दिया गया है वो होगा आपका B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और यहां पर जो है ये बात को ध्यान रखिए, राइज करेगा कैसे। फॉर लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना, फॉर लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी क्या हुआ 1.25। फॉर लिक्विड हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी 1.25, लिक्विड लेवल जो होगा वो राइज करेगा, लिक्विड लेवल जो होगा वो राइज करेगा। ठीक है, लिक्विड लेवल राइज करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको ये ग्राफ से रिलेटेड है। यहां पर जो है ये V है और ये P है। ठीक है, और यहां ए B, ए A, यहां पर होगा PB, यहां पर होगा PA। देख लिए, यहां पर होगा PB, यहां पर होगा PA। ग्राफ से देखिए ये क्या है, ये जो है आइडियाबेटिक है। ठीक है, ये जो है आइडियाबेटिक है और B जो है आइसोथर्मल है। B आइसोथर्मल, A आइडियाबेटिक। फ्रॉम ग्राफ से A आइडियाबेटिक है और B आइसोथर्मल है। तो यहां पर क्या होगा PA लेस देन कितना होगा PB, PA लेस देन PB। जब PA लेस देन PB एंड TA लेस देन कितना होगा TB। ठीक है, PA लेस देन PB एंड TA लेस देन TB। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, आप देख लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में ध्यान दीजिए, P का वैल्यू जो दिया गया है, P बराबर कितना दिया गया है KT का पावर 5/2 पे कितना T का पावर 5/2। PV इक्वल टू कितना होता है, PV इक्वल टू RT। तो P इक्वल टू कितना होगा K, यहां पर कितना होगा PV अपॉन R का पावर 5/2। ठीक है, यहां पर क्या होगा P का पावर 5/2, V का पावर 5/2, R का पावर -5/2। यहां पर जो है आपको R कांस्टेंट हो गया, तो यहां पर जो आएगा P का पावर इधर लाइएगा, P का पावर 3/2 होगा, P का पावर 3/2, V का पावर 5/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, सेटिंग करना है। P का पावर 3/2 और V का पावर यहां पर जो है 5/2 कांस्टेंट हो गया और यहां पर जो है 3/2 से डिवाइड कर दीजिए। 3/2 से डिवाइड कीजिएगा तो P हो जाएगा और V का मान कितना हो जाएगा, V का पावर हो जाएगा 5/3 इक्वल टू कांस्टेंट। हमने 3/2 से डिवाइड कर दिया, यहां 3/2 से डिवाइड किया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पावर कितना हो गया 1 और यहां 3/2 से डिवाइड किया 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 5/3। PV का पावर गामा इक्वल टू कितना होता है कांस्टेंट, PV का पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और गामा का मान कितना है, गामा का मान यहां पर कितना है 5/3, इसलिए गामा का वैल्यू जो होगा, गामा मतलब CP अपॉन CV, गामा मतलब CP अपॉन CV का रेशियो जो होगा वो कितना होगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहां पर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड फॉर इंक्रीमेंट
इन इंटरनल एनर्जी, इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 1 बाई गामा होगा, 5/3 होता है तो 1 बाई गामा कितना हो गया 3/5 फॉर मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, परसेंटेज एनर्जी जो होगा, परसेंटेज एनर्जी 3/5 इंटू 100 बराबर होगा 60%। ठीक है, 60%। एंड फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड फॉर एक्सटर्नल वर्क डन बराबर कितना होगा 1 - 1 अपॉन गामा, 1 - 1 अपॉन गामा 1 - 3/5 इक्वल टू 2/5, 2/5 इंटू 100% इक्वल टू कितना हो गया 40%। ठीक है, एक आएगा आपका 60% और दूसरा कितना होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स, और यहां पर जो है रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स डेल्टा W इक्वल टू कितना होगा P इंटू डेल्टा V, P कितना है 2.1 इंटू 10 के पावर 5 और 2.5 इंटू 10 के पावर -3 इक्वल टू हो जाएगा 525 जूल। डेल्टा Q कितना है, डेल्टा Q है 1500 जूल। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इक्वल टू कितना होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U। डेल्टा W इक्वल टू कितना डेल्टा U निकालना है, डेल्टा U इक्वल टू कितना हुआ डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, और ये कितना हो गया 1500 माइनस 525, यहां पर जो हो गया 975 जूल। आंसर होगा 975 जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ये बात को ध्यान रखिए। 10 जो है ग्राफ है रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, dq अपॉन dt रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू माइनस KA d थीटा अपॉन dx, d थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/KA इंटू dx, और थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/KA इंटू लेमडा प्लस C, x इंटू एक्स ले लो C, और विथ निगेटिव स्लोप, विथ निगेटिव स्लोप, और क्लियर है स्ट्रेट लाइन का है लेकिन स्लोप क्या है निगेटिव। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा और स्लोप निगेटिव होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 ऑल्सो रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। Q1 इक्वल टू कितना हुआ Q1 इक्वल टू NCP इंटू डेल्टा T। ठीक है, यहां पर Cp बराबर कितना होगा कांस्टेंट प्रेशर पर कितना दिया गया है 743 और 5 मोल है 5 मोल, और टेम्परेचर कितना है 2 केल्विन, कितना आ गया 74.3 आ गया। Q2 इक्वल टू NCV इंटू डेल्टा T। ठीक है, और यहां पर कितना हो जाएगा Cp माइनस R इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं। Cp को Cp माइनस R इंटू डेल्टा T 5 इंटू 74.3 माइनस 8.3 इंटू 2। ठीक है, और आ गया 660 जूल, आ गया 660 जूल। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो रिलेटेड टू थर्मोडायनामिक्स। आपके सामने ग्राफ है, ग्राफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 12,
PV बराबर कितना होता है NRT, PV बराबर NRT, PV के जगह m बाई रो लिख सकते हो NRT, और रो इक्वल टू हो गया PM अपॉन NRT, रो ए अपॉन रो बी, रो ए अपॉन रो बी इक्वल टू यहां पर कितना हो जाएगा PA अपॉन PB, PA अपॉन PB इंटू TB अपॉन TA। देखिए होगा ना, यहां पर रिलेशन से क्या मिलेगा, P प्रोपोर्शनल रो प्रोपोर्शनल P, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल T, रो ए अपॉन रो बी, रो ए अपॉन रो बी इक्वल टू कितना हो गया PA अपॉन PB इंटू TB अपॉन TA। ग्राफ से वैल्यू पुट कर दिया गया और रिलेशन जो आया वो रो बी बराबर कितना आया, रो बी बराबर आ गया 3/2 रो ए। ठीक है, रो बी बराबर आ गया 3/2 रो ए। क्वेश्चन नंबर 13 related to SHM, x1 plus x2 इक्वल टू कितना हुआ a, x1 plus x2 इक्वल टू a, और यहां पर फोर्स कांस्टेंट होगा क्योंकि सीरीज में है, तो k1 x1 इक्वल टू कितना होगा k2 x2। ठीक है, x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इक्वल टू k1 x1 अपॉन k2, क्योंकि मैक्सिमम जो होगा वो K1 के कारण होगा, मतलब मैक्सिमम जो P पर होगा एम्पलीट्यूड P पॉइंट पर वो K1 के कारण होगा। तो यहां पर कितना हुआ वैल्यू ए आपको x1 प्लस, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x1 प्लस x2 का मान पुट कीजिए k1 x1 अपॉन k2। ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ a, और x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x1 का वैल्यू आ जाएगा k2a अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, x1 का वैल्यू आ जाएगा k2a अपॉन k1 प्लस k2। P पॉइंट पर आपको एम्पलीट्यूड चाहिए, और P पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड आपको चाहिए वो आपको मैक्सिमम जो होगा वो k1 के कारण होगा, मतलब x1 निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड टू वेव, क्वेश्चन नंबर 14 रिलेटेड टू वेव मैकेनिक्स। क्लियर है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कौन प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है, सब प्रॉपर्टी में कौन प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होता है, तो एक ही होता है ईच अदर, और वो है इंडिपेंडेंट टू द अदर, और वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 रिलेटेड टू आल्सो वेव, दैट इज डॉपलर इफेक्ट, और यहां पर देखिए डिक्रीज कितना कर रहा है, यहां पर जो है हियर्स द फ्रीक्वेंसी 94% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो कितना हो गया 0.94, 94% का 0.94 v माइनस वी नॉट अपॉन v। ठीक है, 0.94 और 330 माइनस वी नॉट अपॉन 330। ठीक है, और v नॉट का मान जो आएगा इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा 19.8 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 19.8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला लगाइएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, और v नॉट स्क्वायर इक्वल टू u 0 प्लस 2s, s बराबर कितना v नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। v नॉट का मान कितना है 19.8 इंटू 19.8 अपॉन 2, एक्सेलरेशन कितना है 2। ठीक है, 2 इंटू 2 हो गया यहां पर जो है, और ये सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 98 मीटर, ये 98 मीटर आएगा, और 98 मीटर इसका जो है वो बी आंसर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है ए है, 2 का बी है, 3 का बी है, 4 का बी है, 5 का ए है, 6 का ए है, 7 का बी है, 8 का सी है, 9 का सी है, 10 का बी है, 11 का सी है, 12 का बी है, 13 का डी है, 14 का सी है, 15 का बी है। ऑल आंसर्स आर करेक्ट। थैंक यू। Good morning friends, I am going to give you the solution of test held on Teachers Day from 16 to 30. Okay,
बेटा क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि जब एक बाय कन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47 है किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो वह प्लेन शीट की तरह दिखाई पड़ता है ना। तो इसका मतलब है कि लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए। तो बेटा लिक्विड और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम हो जाता है ना, तो वह हमें लेंस की तरह नहीं दिखाई पड़ करके क्या होगा, शीट की तरह प्लेन शीट की तरह दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कहेंगे आंसर क्या होगा, इक्वल टू दैट ऑफ ग्लास। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आपको मैंने पढ़ाया कि फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इंफिनिटी। बेटा ये ऑब्जेक्टिव है, इसको यहाँ पर एक ऑपेक डाल दिया गया है एल लेंथ का। तुम कहोगे कि सर इसके इधर लाइट होगा, इसके इधर लाइट होगा, यहाँ पर कोई लाइट नहीं होगा। सर यहाँ से कोई लाइट रे अगर यहाँ पर आया, ये कन्वर्ज होगा फोकस पर। सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक होना चाहिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, फिर यहाँ से यह निकलेगा सर, है ना, और ये हमारा इन्फिनिटी पर पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये हमारा इमेज का डिस्टेंस होना चाहिए। बेटा ये एल दे रहा है, ये तुम्हारा आई दे रहा है। तुम कहोगे कि सर यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ होगा एफ ओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ होगा एफ ई। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आपने मैग्नीफाइंग पावर पढ़ाया एफ ओ बाई एफ ई। सर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर इन ऑल एस्पेक्ट होगा सर, है ना। तो एफ ओ बाई एफ ई बराबर हो जाएगा सर एल बटा आई। सो आंसर विल बी डी सर, एल बाई आई। Now in question number 18 there are two lenses, one is plano-convex, है ना। तो बेटा plano-convex है तो आप कहोगे 1 by f is equal to mu minus 1 into 1 by r होगा सर, r पॉजिटिव हम लेंगे सर। दूसरा plano-concave है, यह हो जाएगा सर mu 2 minus 1 into 1 by r विथ नेगेटिव साइन। सर पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कहेंगे 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2। सर यह हो गया mu 1 minus 1 by r प्लस 1 बाई f2। बेटा क्या है, माइनस म्यू 2 माइनस 1 बाई आर, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिए, यह हो गया म्यू 1 माइनस म्यू 2 बाई आर। सो आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। आप कहोगे कि सर f बराबर क्या कहेंगे, r बाई म्यू 1 माइनस म्यू 2 उलट देंगे, तो आंसर होगा हमारा सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, आपका कह रहा है कि बताओ सेंट्रल विड्थ, दो लगातार मिनिमा के बीच का विड्थ आपका पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल विड्थ बीच में मैक्सिमा इधर मिनिमा इधर मिनिमा, और इसके लिए फॉर्मूला तुमको दिए हैं क्या, तो इंटरफेरेंस में जो याद रखते हो सिंगल स्लिट में ठीक उसका डबल होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी होगा। तुमको सर 2 है, लैम्डा दिया हुआ है 600 नैनोमीटर, 10 पावर माइनस 9 हो गया, डी दिया हुआ है 2 मीटर, स्मॉल डी दिया हुआ है सर 1 मिलीमीटर, है ना। बेटा कैलकुलेट कर लिए, यह आया हमारा दिस मच 24 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर, 2.4 सर 2.4 mm। सो आंसर विल बी डी। एनटीए वाले क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने पूछा था यही सेम क्वेश्चन, बेटा वहां यही गलती किया था, आंसर तो डी लिख दिया था, लेकिन वह 600 नैनोमीटर के जगह पर 60 नैनोमीटर लिख दिया था, इसलिए तुम लोगों को आंसर नहीं मिल रहा था। एक्चुअली 600 नैनोमीटर है। कुछ स्टूडेंट ने आपसे पूछा भी था, मैंने उसको क्लियर कर दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है तुम्हारा कि दो पोलराइड है, एक P1 और P2 प्लेस विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और एक तीसरा रखा गया P3 इन बिटवीन देम एट एन एंगल 45 डिग्री। तो ये हमारा P1 है, ये हमारा P2 है, और एक तीसरा इधर रखा गया। बेटा सर यहां से कोई आई नॉट लाइट गया तो इससे जो निकलेगा वह आई नॉट बाई 2 हो जाएगा। अब कहोगे इससे जो निकलेगा सर वह होना चाहिए, अगर इससे निकला I1 तो ये I1 होना चाहिए आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45, दैट इज यह हो गया सर आई नॉट बाई 4। सर I2 होना चाहिए, इससे जो निकलेगा वह I1 कॉस स्क्वायर 45, दैट इज आई नॉट बाई 4 इंटू 1 बाई 2, दैट इज आई नॉट बाई 8 होना चाहिए सर। सो आई नॉट बाई 8 आपका आंसर है बेटा कौन सा, तो कहना था सी आंसर है बेटा इसका भी। सो 20 का सी, ठीक है। नाउ कम टू 21 नंबर क्वेश्चन। कहता है सन इज विजिबल ए लिटिल बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल सनराइज से थोड़ा सा पहले, है ना, सन दिखाई पड़ना शुरू कर जाता है, और एक्चुअल सनसेट से थोड़ा सा पहले, है ना, ये हमको दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है।
तो बता इसका कारण क्या है? तो इसका कारण और केवल रिफ्रैक्शन है बेटा। तो आंसर को होगी, तो रिफ्रैक्शन आपका दिया हुआ है आंसर सी में, सर इसका भी होगा आंसर सी। तो 21 का सी। 22 नंबर में कहता है इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ तुम लोग जानते हो, लेमडा इज इक्वल टू कहते हैं एच बाई पी, और पी बेटा कहते हैं एम बी को। तुमको एक सर एम बी हमारा क्या है? लीनियर मोमेंटम है। बेटा काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा दे रहा है सेम। काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हो तुम? सर पी स्क्वायर बाई 2m है। सर जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, है ना। मास किसका कम होगा बेटा? तो इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी आप क्या कहोगे? मोर इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? ज्यादा होगा सर, क्योंकि मोमेंटम सेम हो जाएगा। लेमडा अगर सेम कहोगे तो मोमेंटम हमारा सेम हो जाएगा। सो आंसर विल बी सी, मोर देन दैट ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से ज्यादा होगा। सो इसका भी आंसर सी। तो इस नंबर क्वेश्चन में सब सिंपल क्वेश्चन पूछा हूं। द फिगर शोन ए प्लॉट ऑफ फोटो करंट वर्सेज एनोड पोटेंशियल, है ना, फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो बेटा आप देखो कर्व ए और बी में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है ना, ए और बी का, है ना, और इंटेंसिटी क्या है? डिफरेंट है। तुम कहोगे कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब कर्व ए एंड बी रिप्रेजेंट इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सर फाई तो सेम हो गया, तो एच न्यू माइनस फाई सेम होना चाहिए सर, मतलब के मैक्स सेम होना चाहिए सर, के मैक्स सेम होना चाहिए, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम होना चाहिए, है ना। तो इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, लेकिन इंटेंसिटी क्या है बेटा? डिफरेंट है। ग्राफ से आपको पता चल रहा है। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24। कहता है सिंपल बोर्स मॉडल कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड टू कैलकुलेट द एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम विथ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज बिकॉज। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स जो है, जब मेनी इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो उस समय आप नहीं कह सकते हो कि यह जो है सेंट्रल फोर्स के कारण, है ना, एक्ट कर रहा है। तो यही कारण होगा तुम्हारा, ये आंसर होगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू ए सेंट्रल फोर्स। आंसर विल बी ए। 25 नंबर में कहता है ए रेडियो एक्टिव सैंपल हैज एन इनिशियल एक्टिविटी ऑफ 50 डिके पर मिनट। ए नॉट दिया हुआ है 50 और 20 मिनट के बाद आफ्टर 20 मिनट एक्टिविटी हो गया बेटा 25। तुम कहोगे कि सर ए बराबर हम कहेंगे ए नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। सर ये है हमारा 25, ए नॉट है 50, ई टू द पावर माइनस लेमडा का रे निकालना है पहले, तो 20 हो गया सर टाइम, तो ई टू द पावर 20 लेमडा इज इक्वल टू हो गया सर 2। सो सर 20 लेमडा इज इक्वल टू हो गया ln2 का मतलब हो गया 0.693। सो लेमडा इज इक्वल टू हो गया सर 0.693 बाई 20। कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। एक मिनट 50 25 दूना 50 दो ना कहा यहाँ पर, तो 2/20 लेमडा इज इक्वल टू हो गया ln2, ठीक है। तो आपने कहा दिस मच, दोनों तरफ लॉग ले लिए, लेमडा निकल गया। अब क्या कहोगे? सर हमको निकालना है क्या? इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो हाउ मेनी एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी वर द ओरिजिनली। तुम कहोगे कि सर n नॉट बाई n हमारा होना चाहिए क्या? a नॉट बाई a, या उल्टा भी लिख सकते हो n बाई n नॉट, नहीं होना चाहिए n नॉट बाई n हमारा होना चाहिए दिस मच सर, a नॉट बाई a के रूप में होना चाहिए। और या डायरेक्ट भी आप कह सकते हो, n नॉट निकालना है तो सर आपने पढ़ाया a नॉट इज इक्वल टू लेमडा n नॉट, n नॉट जानना है, तो n नॉट क्या कहोगे? सर यह होगा a नॉट बाई लेमडा, होगा ना।
सर ए नॉट है कितना, तो ए नॉट का रेव सर 50 है। लेमडा है कितना, तो 0.693 बाई 20 है सर 20। कैलकुलेट करो, ये आएगा तुम्हारा 1443 पॉइंट समथिंग आएगा। सो आंसर विल बी सी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, इधर उधर करने का भी जरूरत नहीं। बेटा 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कॉमन इमीटर एम्पलीफायर है, करंट गेन 62 है। मिटाओ इसको। बेटा बीटा दिया हुआ है 62। The collector current resistance and input resistance are 5 किलो ओम। collector resistance का मतलब लोड रेसिस्टेंस। सर RL दिया हुआ है 5 किलो ओम 5000 ओम। R इनपुट दिया हुआ है 500 ओम। डेल्टा बी इनपुट है ना, इनपुट वोल्टेज बी इनपुट दिया हुआ है 0.01 वोल्ट। डाटा मैं लिख देता हूं पहले। तो आउटपुट वोल्टेज पूछा जा रहा है बेटा। तुम कहोगे सर बी आउटपुट इज इक्वल टू होगा बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट इंटू बी इनपुट, क्योंकि वोल्टेज गेन आपने पाया सर बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट। तो बी आउट हो जाएगा सर बीटा इंटू आर एल बाई आर इनपुट इनपुट बी इनपुट। सर बीटा दिया हुआ है कितना, तो बीटा है सर 62। सर आर एल है कितना, तो 5000 ओम 5 किलो ओम। आर इनपुट है कितना, तो 500। बी इनपुट है कितना, तो 0.01। सर ये दोनों जीरो कैंसिल, 5 दूना 10। सर यह हो जाएगा 62 इंटू 0.1 दैट इज 6.2 वोल्ट। सो आंसर विल बी बी। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 27। कहता है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, दो ग्राफ दिया हुआ है मेटल ए और मेटल बी के लिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस है ना तुम्हारा 1/λ का ग्राफ खींचे हुए है। इस पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल लिया है, इस पर आपका 1/λ का ग्राफ है। एक ये है तुम्हारा मेटल ए और ये है तुम्हारा मेटल बी। तुम कहोगे कि सर न्यू प्रपोर्शनल है 1/λ का। सर इसका बी का न्यू नॉट ज्यादा है, और इसका क्या है बेटा, कम है। सर आपने 5 पढ़ाया क्या, एच न्यू नॉट। तो जिसका ज्यादा होगा उसका न्यू नॉट ये वर्क फंक्शन ज्यादा कहेंगे। तुम कहोगे सर वर्क फंक्शन ऑफ मेटल बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ मेटल ए। सो आंसर विल बी ए। Now come to question number 28. बड़े एक रेसिस्टेंस है, एक डायोड है, एक बैटरी है 1.5 वोल्ट का। यहां का राइट ड्रॉप जो होता है 0.5 वोल्ट होता है और पावर जो है 100 मिलीवाट है। 100 मिलीवाट का मतलब क्या हो गया बेटा, तो 0.1 वाट हो गया सर। तुम कहोगे कि सर ये 0.1 वाट हो गया, तो अगर इसका डायोड का रेसिस्टेंस स्मॉल आर होता है ना, तो सर 0.1 वाट बराबर क्या कहते, तो यह होता है सर V स्क्वायर बाई आर, 0.5 का स्क्वायर बाई स्मॉल आर। सर ये हो गया हमारा कितना, स्मॉल आर हो गया सर 2.5 ओम।
सर इसमें जो करंट होना चाहिए वह करंट कितना होना चाहिए, तो वह होना चाहिए सर 0.5 बाई स्मॉल आर है सर 2.5, मतलब यह होना चाहिए सर 1/5 एम्पियर। सर आई हमको मिला 1/5 एम्पियर। सो आप कहोगे क्या बेटा, सर 1/5 इंटू आर प्लस 0.5 बराबर होना चाहिए सर 1.5, मतलब R/5 इज इक्वल टू 1 सर। सो R इज इक्वल टू व्हाट 5 ओम सर। सो आंसर इज C। कम टू क्वेश्चन नंबर 29। कहता है इन एनपीएन ट्रांजिस्टर सर्किट द कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पियर, आईसी बेटा दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, एंड इफ 90% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचेज इमिटेड द कलेक्टर, है ना, 90% जो है कलेक्टर पर पहुंच जाता है, तो बता क्या होगा। देन है ना, तो क्या कहेगा सर कलेक्टर करंट दे रहे हो, आईसी दे रहे हो 10 मिली एम्पियर, सर आपने बताया किसी भी ट्रांजिस्टर सर्किट में आई जो होना चाहिए आई बी प्लस आईसी होना चाहिए, तो बेटा आई बी प्लस आईसी, आईसी कह रहे हो 10 मिली एम्पियर, तो आप कहोगे कि सर आई बी होना चाहिए हमारा कितना, तो 1 मिली एम्पियर होना चाहिए सर, है ना, क्योंकि 90% वहां पहुंच गया, तो आई कितना होना चाहिए, तो यह होना चाहिए सर 1 + 10, डायरेक्ट भी आप कह सकते हो आई होना चाहिए सर 11 मिली एम्पियर, और आई बी हो गया सर 1 मिली एम्पियर। सो आंसर विल बी बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 30। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सब कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछा है। द आउटपुट ऑफ 2 इनपुट और गेट इज 1, बेटा आउटपुट 1 है, तो इसका लॉजिक कहता है इफ एनी इनपुट इज 1 आउटपुट विल बी 1। तुम कहोगे सर आइदर और बोथ इनपुट्स आर 1, सो आंसर विल बी बी। सो ऑल क्वेश्चंस हो गया सबको, ओके, थैंक यू टू ऑल। 22 क्वेश्चन नंबर 31। इसमें 3 रॉड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हुए कनेक्टेड है, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। किसी भी एक वर्टेक्स से पास होता हुआ एक्सेस है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये एक्सेस हमने सर्कल करके डॉट कर दिया, ये जो चौक है ये एक्सेस है। तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट ml²/3 होगा, इस रॉड का भी ml²/3 होगा, लेकिन इस रॉड के लिए हमें ये सेंटर ऑफ मास से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा, ICM + MD² करना पड़ेगा, और ये D है ये 60 डिग्री है, तो ये L है ये 60 डिग्री है, तो ये D √3/2L होगा। तो इस एक्सिस के अबाउट तीनों रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दिया, ml²/3 + ml²/3 + ICM + MD²। ये दोनों ऐड होके ऐसा 2 हो गए, ICM हो जाएगा ml²/12 और D की जगह पर हमने √3/2L पुट कर दिया। इन सबको सॉल्व किया तो ये 3/2 ml² आ गया। अब हमें रेडियस ऑफ गायरेशन इस पूरे सिस्टम का बताना है, तो पूरे सिस्टम का हमें टोटल मास लेना पड़ेगा, जो कितना है हमारे पास m + m + m 3m, तो 3m × k² मस्ट बी इक्वल टू टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज 3/2 ml², और यहाँ से 3m देखो कैंसिल हो जाएगा और k की वैल्यू L/√2 आ जाएगी, ये रेडियस ऑफ गायरेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है हमारे पास कि ये 32 नंबर क्वेश्चन है, एस्केप वेलोसिटी किसी भी प्लैनेट पर जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2g⁻m/r, वेयर M इज द मास ऑफ दैट प्लैनेट, रेडियस R। इन्फिनिट से एक पार्टिकल जो है पॉइंट मास है वो ट्रैवल करता हुआ आ रहा है, इन्फिनिट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी और काइनेटिक भी 0 होगी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। तो इनिशियल एनर्जी तो 0 हो गई, और फाइनल एनर्जी जो कि सेंटर पे देखना है, सेंटर पे एनर्जी 12 mv², और सेंटर का जो पोटेंशियल होता है वो होता है -3/2 gm/r। तो स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दो, पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। तो बस ये के ई फाइनल इज इक्वल टू ई इनिशियल लगाया, इसको उधर शिफ्ट किया, तो v² जो है √² नहीं, v² हटा दो यहाँ से, v की वैल्यू √3 gm/r मिली, और इसकी वैल्यू यहाँ से ve/√2 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमें यहाँ से पता चल जाएगा v = √3/2 ve, ये वेलोसिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 33 में एक रॉड है जिसको थीटा एंगल पर इंक्लाइन करके एक बीकर में, कंटेनर में जो है पानी भरा हुआ है L/2 हाइट तक,
मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो L/2 है, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द रॉड, उसको थीटा एंगल पे इंक्लाइंड रख दिया गया है और ये इक्विलिब्रियम में है, तो हमें साइन थीटा की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी रो है और ये जो रॉड रो नॉट है और ये जो रॉड है इसकी डेंसिटी रो है। मान लिया रॉड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा A और इसका जो टोटल लेंथ है वो तो L हमने मान ही रखा है। ओके, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक वाला फ्रैक्शन जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला फ्रैक्शन ये लिक्विड के अंदर है, तो ये लेंथ हमें नहीं पता, उसको हमने थोड़ी देर के लिए क्या मान लिया y। तो इस क्यों देखो यहाँ से लेके यहाँ तक के हर एलिमेंट पर बाइंड फोर्स ऊपर लगेगा, तो जो नेट बाइंड फोर्स है वो इस लेंथ के मिड पॉइंट पर मान सकते हो। मतलब ये पूरा अगर y है तो ये लेंथ y/2 होगा और यहाँ मिड पॉइंट पर बाइंड फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस बाइंड फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा जितना वॉल्यूम है, कितना है वॉल्यूम A मल्टीप्लाइड बाई y, ये लेंथ y इसका जो पानी के अंदर है या लिक्विड के अंदर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रो नॉट इंटू जी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें रो नॉट गिवन है, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब ये पूरा लेंथ L है तो ये लेंथ L/2 होगा, सेंटर ऑफ मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगेगा और मास वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होना चाहिए, A इंटू L वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हमें रो गिवन है इंटू जी कर दिया। अब ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक पॉइंट A कंसिडर किया जिस पॉइंट पर कॉन्टैक्ट में है ये A पॉइंट के ऊपर टॉर्क देखो, mg का टॉर्क ऐसे इस डायरेक्शन में है क्लॉकवाइज में, जबकि बाइंड फोर्स का जो टॉर्क है पॉइंट के अबाउट ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो B मल्टीप्लाइड बाई x1 मस्ट बी इक्वल टू mg मल्टीप्लाइड बाई x2, दोनों के टॉर्क इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, इसलिए B इंटू x1 mg इंटू x2 कर दिया। अब B की वैल्यू यहाँ पुट करी, mg की वैल्यू यहाँ पुट करी, इसको सिंप्लीफाई करके y, यहाँ 2 बार y है, बाकी चीजें एलिमिनेट हो जाएंगी, y² रो बाई रो नॉट हो जाएगा। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आते हैं इस ट्रायंगल में, देखो साइन थीटा होना चाहिए ये हाइट डिवाइडेड बाई ये हाइपोटेनियस y, और हाइट हमें L/2 गिवन है, y हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं, तो इसलिए h/y होना चाहिए, h की जगह पर L/2 और y की वैल्यू यहाँ से हम निकाल के रूट रो बाई रो नॉट इंटू L यहाँ पुट करेंगे, L एलिमिनेट हो जाएगा, ये रो नॉट ऊपर चला जाएगा, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो साइन थीटा 1/2 रूट में रो नॉट बाई रो हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में हमें पोजीशन टाइम रिलेशन गिवन है, 0 से 3 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो बस t इक्वल्स टू 0 पुट करो, y इनिशियल 4 आएगा, t इक्वल्स टू 3 सेकंड पुट करो, y फाइनल 31 आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी होता है y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1, तो ये सिंपल ही है, 9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन गिवन है और t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बीच में बताना है हमें डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को dx बाई dt लिखा, dt को उधर शिफ्ट कर दो, इधर dx हो गया। अब v0 तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन v0 t होगा, t का इंटीग्रेशन t² बाई 2, वहाँ t² का t टू द पावर 3/3, 0 और 1 हमने लिमिट्स यूज कर लिया, जहाँ जहाँ t है वहाँ पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो ये v0 हो गया g/2 और f/3, माइनस 0 पुट करेंगे वो 0 ही हो जाएगा, तो यही डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, यही वाला ऑप्शन हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 में एक ब्लॉक है, उसको हमने 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके होल्ड कर रखा है स्टेशनरी, तो यहाँ नॉर्मल डेवलप होगा, तो अब ये नीचे जा रहा है तो ये इस पर फ्रिक्शन ऊपर लगाएगा, तो नॉर्मल जो है वो 10 न्यूटन के बराबर होगा, ये तो हमें पता ही है। जस्ट होल्ड कर रखा है इसलिए फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा म्यू इंटू एन, 2/10 म्यू गिवन है, एन 10 है, 2 न्यूटन आ जाएगा। अब इक्विलिब्रियम के लिए एफ जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, mg के इक्वल, हमसे वेट ही पूछा गया है, तो f इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 2 न्यूटन, यही हम जवाब दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स अ वेलोसिटी कैपिटल V इन टाइम कैपिटल T, तो रेस्ट है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू u प्लस at लगा दिया, u 0 है तो यहाँ से a मिल गया v/t। अब किसी भी जनरल टाइम स्मॉल t पर जो वेलोसिटी vt होगी वो भी u प्लस at होनी चाहिए, u तो उसमें भी 0 है, अब a हमें यहाँ से मिल गया, इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। वर्क डन क्या होता है, k फाइनल माइनस k इनिशियल हाफ m vt² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, और vt की ये वैल्यू हमने वहाँ पुट कर दी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि वर्क किसके प्रोपोर्शनल है, तो वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देख लो v² बाई कैपिटल T² इंटू स्मॉल t², ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको स्प्रिंग फोर्स गिवन है कि ये है स्प्रिंग फोर्स, तो जब भी हमें पता है वेरिएबल फोर्स होता है तो वर्क डन हम क्या करते हैं, फोर्स को इंटीग्रेट कर देते हैं लोअर से अपर लिमिट के बीच में, तो बस यही करना है, -5 x का इंटीग्रेशन x²/2 या x³ का इंटीग्रेशन x टू द पावर 4/4, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नहीं पूछा गया है, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, मतलब वर्क डन अगेंस्ट द स्प्रिंग पूछा गया है, इसलिए ऑप्शन में कोई नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, तो इसको हम प्लस कर देंगे क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट स्प्रिंग और वर्क डन बाय स्प्रिंग एक दूसरे के
नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, तो बस इसको प्लस कर देना, ये वाला ऑप्शन ऑप्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 41 में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो आप खुद ही कर लेना, मैं मतलब कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। आई करंट है, ए रेडियस है, एक्स जो है सेंटर से एक्सिस के जिस पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड जानना चाहते हैं उसका डिस्टेंस है। अब x आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 54 माइक्रो टेस्ला गिवन है और जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है। एक ही चीज़ है जो नहीं पता, तो हम b की जगह पर ये वैल्यूज और a और x की जगह पर ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या पता चल जाएगा, i। करंट पता चलते ही सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लगा देना, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2a। इसमें करंट और रेडियस a आपको पता ही है, पुट करना 250 माइक्रो टेस्ला से आ जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको फ्लक्स और टाइम का रिलेशन गिवन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है, तो डिफरेंशिएट कर दो -d5/dt। टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर होता है, 5 है तो 15 हो जाएगा, -15t स्क्वायर, और ये माइनस प्लस हो जाएगा इस माइनस की वजह से, और 100t का डिफरेंशिएशन 100 हो गया। t की वैल्यू बस यहाँ पे 3 पुट करोगे, ये 9 हो जाएगा, सिंप्लीफाई करके -35 वोल्ट आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बताना है, 35 हम ऑप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा है ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो R1 मान लो, फिलहाल ए इनका सब्ट्रैक्शन R2 मान लो, तो एडिशन का जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स है, किसके मैग्नीट्यूड के, सब्ट्रैक्शन के। तो एडिशन का मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, दोनों क्योंकि रूट में होता है, स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो ये n का भी स्क्वायर हो गया और इसका भी रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या करना है कि ये 2ab cos थीटा और ये n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होकर जब ये इधर आएगा तो 2ab cos थीटा कॉमन हो जाएगा और 1 प्लस n स्क्वायर 2ab cos थीटा बचेगा, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी उधर शिफ्ट कर दो तो ये n स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये भी कॉमन होके n स्क्वायर और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके ये आएगा, लेकिन ऑप्शन में देखो ये टर्म नहीं है, इसका थोड़ा सा इसमें एक मिस्टेक है। क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए कि a और b दो यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स होते तो फिर इनके मैग्नीट्यूड जो है 1 हो जाते, तो ये 1 + 1 2 हो जाता और ये 1 × 1 2 1 हो जाता और ये 2 बच जाता, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते, तब ये सिर्फ आंसर होता। तो कोई नहीं, थोड़ा सा देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास 4 पॉइंट मासेस हैं, सबके m मास हैं और इनको एक मतलब स्क्वायर के वर्टिसेस पर रखा गया है, और स्क्वायर का जो वर्टेक्स है वो एक सर्कल के पेरिफेरी पर लाई करता है, जिस सर्कल का रेडियस हमें r गिवन है। तो हमने मान लिया कि स्क्वायर का साइड a है और सर्कल का रेडियस r के टर्म्स में हमें जवाब देना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो √2a होता है, किसके लिए, स्क्वायर के लिए, और सर्कल के लिए ये डिस्टेंस 2r होना चाहिए, दोनों सेम होंगे, इसलिए a की वैल्यू क्या मिल गई, r/√2। अब देखो इस पर ये फोर्स इधर अप्लाई करेगा F1, ये भी इस पर इधर अप्लाई करेगा F1, इन दोनों का रिजल्टेंट इनके बीच में इधर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा √2F1। साथ ही साथ ये पॉइंट मास भी इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई करेगा F2, तो किसी भी एक पॉइंट मास पर नेट फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर हो जाएगा F = √2F1 + F2। अब √2 एज इट इज लिखा, F1 इनके बीच में फोर्स, ये लेंथ जो है वो a है, इसलिए gm²/a² कर दिया, और ये जो इन दोनों के बीच में जो फोर्स F2 है ये वाला, उसकी वैल्यू gm1m2 डिवाइडेड बाई ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा √2a का स्क्वायर। इसमें से gm/a² कॉमन कर लो तो √2 + 1/2 आ जाएगा, और a की जगह पर ये वाली वैल्यू वहां पुट करेंगे तो f हमें मिलेगा √2 + 1/2 2gm²/r²। अब यही जो नेट फोर्स एक पॉइंट मास पर ये तीनों मिलकर अप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा, जो क्या होता है mv²/r। तो mv²/r को हमने नेट फोर्स से इक्वेट कर दिया, तो हमें जो स्पीड है किसी भी एक पार्टिकल की वो ये वाली मिल जाएगी, यही जवाब हो जाएगा।